हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज की वीडियो हमारी इकोनॉमिक ज्योग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर यूनिट सेकंड यानी संसाधन या रिसोर्स पे रहेगी। यहाँ पे यूनिट सेकंड को पूरी तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा, जिसमें थ्योरी और उसके साथ साथ सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया जाएगा। क्वेश्चंस ये जितने भी मॉडल्स हैं अब बाज़ार में मार्केट में वहाँ से लिए गए हैं, और जितने भी इधर उधर से जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं संसाधन से संबंधित, उन सबको यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। इससे आपका थ्योरी और साथ में आपकी क्वेश्चंस और रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप ये वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना संसाधन या रिसोर्स। अगर हम संसाधन की बात करें तो आखिर संसाधन होता क्या है, जिसे हम इंग्लिश में रिसोर्स बोलते हैं। तो रिसोर्स या संसाधन एक ऐसी वस्तु होती है जिसके द्वारा आपकी डिमांड फुलफिल होती है, आपकी नीड फुलफिल होती है, यानी जो भी आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाती हैं। जैसे आप बीए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस फाइनल पेपर के लिए आपको तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ से तैयारी कर रहे हैं इस पेपर के लिए जिसमें आपको नंबर लाने हैं, तो चाहे वो आपकी बुक्स हों, किताबें हों, चाहे आपकी पेन हो, कलम हो, रफ कॉपी हो, पेपर कॉपी हो, या फिर आपकी मोबाइल हो, ठीक है, जिससे आप यूट्यूब चैनल से वीडियो देख पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जा रही हैं, ये सारी चीज़ें संसाधन बन जा रही हैं, ये आपके रिसोर्स बन जा रही हैं। क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से आप जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो रही हैं, आपकी ज़रूरतें फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। यानी संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अब वो चाहे पूर्ति अंशतः हो, यानी जो आपकी डिमांड्स थी वो कुछ हद तक फुलफिल हो जाए, या फिर पूरी तरीके से फुलफिल हो जाए, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आपकी डिमांड फुलफिल हो रही है, आपकी नीड ज़रूरतें कंप्लीट हो रही हैं, तो वो आपके लिए जिस चीज़ से वो कंप्लीट हो रही हैं वो आपका रिसोर्स कहलाता है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी पदार्थ या तत्व को हम संसाधन की संज्ञा तभी दे सकते हैं जब किसी भी देश काल के मनुष्य में उस वस्तु या तत्व से कार्य साधन करने या लाभ प्राप्त करने की बौद्धिक, सांस्कृतिक और भौतिक क्षमता हो। यानी कोई भी संसाधन, कोई भी वस्तु तब संसाधन बन सकती है जब हम उसका यूज करना जान पाएँ, ठीक है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, सोना, हीरा, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी पृथ्वी पर, लेकिन आदिम काल का मनुष्य इन सब चीज़ों का उपयोग करना नहीं सीख पाया, ठीक है। उसके लिए ये सारी चीज़ें, उसके लिए ये सब ज़रूरतें ही नहीं थी, वो उनकी उपयोगिता को समझ नहीं पाए। जैसे कोयला से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को वो, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि उन सब चीज़ों का प्रयोग कर सके, उनसे पावर रिसोर्सेज जनरेट कर सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके, या जितनी भी चीज़ें आज हो पा रही हैं पेट्रोलियम से, कोयले से, हीरे से, सोने से, या और भी सारे खनिज पदार्थों से, तो वो चीज़ें उस टाइम के मनुष्य को नहीं पता थी, ठीक है। तो उस टाइम के मनुष्य के लिए पेट्रोलियम, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें क्या थी, उसके लिए रिसोर्स नहीं थे, संसाधन नहीं थे, क्योंकि वो इनका यूज़ करना नहीं जान पा रहा था। उसके पास वो भौतिक क्षमता, शारीरिक क्षमता या बौद्धिक क्षमता नहीं थी जिसके बल पर वो इन सब चीज़ों को रिसोर्स बना सके। तो उस टाइम के मनुष्य के लिए ये सारी चीज़ें रिसोर्स नहीं थी, लेकिन आज के वर्तमान के मनुष्य ने अपने टेक्नोलॉजी के बल पर, ज्ञान के बल पर इन सभी चीज़ों को रिसोर्स बना लिया है, संसाधन बना लिया है। अब इन सारी चीज़ों के बल पर वो अपनी समस्याओं को सुलझा पा रहा है, ठीक है। तो अब पेट्रोलियम, कोयला, तांबा, सोना, चांदी, ये सब अब उसके लिए, आज के मनुष्य के लिए संसाधन बन चुके हैं, ठीक है। तो यानी संसाधन, किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए इंसान के पास बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, सांस्कृतिक क्षमता होनी चाहिए, और भौतिक क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। मनुष्य की शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि, ज्ञान, संगठन, आर्थिक उन्नति, राजनीतिक स्थायित्व आदि, ये स्वयं में एक संसाधन होते हैं। यानी किसी भी इंसान के पास अगर उसकी शारीरिक क्षमता अच्छी है, बौद्धिक क्षमता अच्छी है, अभिरुचि है उसमें, ज्ञान, संगठन है, ज्ञान है उसे किसी भी चीज़ का, आर्थिक उन्नति है, राजनीतिक इच्छा है, शक्ति है, तो ये उस मनुष्य के लिए खुद में एक रिसोर्स या संसाधन माना जाता है, ठीक है। यानी उस इंसान के पास अगर किसी भी कार्य करने की स्किल है, जैसे कोई बढ़ई है जो अपना फर्नीचर बना रहा है, तो बढ़ई के पास एक पर्टिकुलर स्किल है जिसके द्वारा वो फर्नीचर को बना पा रहा है। एक टेलर को कपड़ा सिलने की एक पर्टिकुलर टाइप की स्किल होती है, एक टीचर को पढ़ाने की स्किल होती है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स को एक पढ़ने का स्किल होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए पर्टिकुलर टाइप की स्किल्स हैं, तो ये स्किल्स उन लोगों के लिए एक संसाधन है, ठीक है, एक रिसोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो अपना अपना काम कर पा रहे हैं। यानी सिंपल सी बात यह है कि मानव और मानव से संबंधित जो भी मानव की बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है,
अभिरुचि है, ये सारी चीज़ें मानव और उसकी ये सारी चीज़ें एक मानवीय संसाधन बनती हैं, मानव के संसाधन का पार्ट बनती हैं, ह्यूमन रिसोर्स बनती हैं, ठीक है। मानव को भोजन, फूड, क्लॉथिंग और आश्रय, यानी भोजन, वस्त्र और आश्रय जो एक बेसिक नीड होती है किसी भी इंसान की, ये आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं के या दूसरों के श्रम पर निर्भर करना पड़ता है, ठीक है। यानी किसी दूसरे के श्रम से, यानी दूसरे के परिश्रम से या खुद से अगर ये सारी चीज़ें डेवलप कर ले रहा है, भोजन इकट्ठा कर ले रहा है, वस्त्र बना पा रहा है, अपना आश्रय स्थल, अपना घर बना पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो श्रम है वो सब उसके लिए क्या बन गया, एक संसाधन का कार्य कर रहा है, ठीक है। जो इन वस्तुओं को बना सकें, ये वस्तुएं या तो स्वयं ही पृथ्वी के धरातल पर, यानी जो भोजन है, क्लॉथ्स, कपड़े हैं या आश्रय है, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, या तो पृथ्वी से खुद से निकल के आती हैं, या फिर इन्हें निकाल कर या इनमें संशोधन करके, परिवर्तन करके, संशोधन करके परिस परिष्कृतिकरण कर मानव उपयोग के लिए तैयार करता है, ठीक है। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेचर खुद से दे देता है, प्रकृति खुद से दे रहा है, जैसे पहाड़ दे रहा है, नदियाँ दे रहा है, जल दे रहा है, आपको लाइट दे रहा है, सूर्य तप दे रहा है, हवा दे रहा है, गैसेस दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो प्रकृति ने खुद से दे रखी हैं, ये सब क्या बनाती हैं, प्राकृतिक संसाधन बनाती हैं, जिसका इंसान यूज कर पा रहा है, ठीक है। यानी जो चीज़ें प्रकृति ने इंसान को दी हैं और उसको इंसान यूज कर रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं या नेचुरल रिसोर्स कहलाती हैं। और वो चीज़ें जिनको, यानी वो चीज़ें जो इंसान ने खुद बनाई हैं प्राकृतिक चीज़ों में चेंज करके, जैसे प्रकृति ने हमें ज़मीन दी, हमने उस पर एग्रीकल्चर कर दिया, कृषि कर दी, तो कृषि से जो भी चीज़ें उत्पन्न हुई वो मानवीय संसाधन बन जाती हैं, ठीक है। यानी मानव द्वारा वो चीज़ें हैं जो प्रकृति की दी हुई चीज़ों में चेंज किया और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ किया, तो वो सारी चीज़ें मानवीय संसाधन बन जाते हैं या ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के संसाधन हमें पता चलें, यानी संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरे मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो संसाधन जो डायरेक्टली नेचर से लिए जाते हैं, मानवीय संसाधन में खुद मानव भी आ जाता है, ह्यूमन, और ह्यूमन जो भी चीज़ें बनाता है, ह्यूमन वाली जो थिंग्स होती हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं, वो सभी मानवीय संसाधन बनती हैं, ठीक है, मानवीय संसाधन का पार्ट बनती हैं। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक संसाधन की, नेचुरल रिसोर्सेज की। यदि हम प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो ये वो चीज़ें हैं जो प्रकृति ने सीधे दी हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं, एक होता है जैविक संसाधन, दूसरा होता है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन यानी ऑर्गेनिक या लिविंग रिसोर्सेज, इनमें इंग्लिश में इसे बोलते हैं लिविंग रिसोर्सेज, यानी वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिसमें खुद से प्रोडक्शन करने की, रिप्रोडक्शन करने की या श्वसन क्रिया करने की, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ करने की शक्ति होती है। यानी वो संसाधन जो जिसमें जान होती है, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। यानी जो भी लिविंग थिंग्स हैं जो प्रकृति ने दी हैं वो आपकी जैविक संसाधन का पार्ट बनेंगी, जैसे फौना, ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स इसमें पार्ट नहीं होगा, जितने भी फौनास हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, साथ में जितना भी फ्लोरा है, ठीक है। यानी फ्लोरा मतलब जितने भी पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सारी चीज़, फौना और फ्लोरा, ये सभी पार्ट किसका बन जाती हैं, ऑर्गेनिक या लिविंग रिसोर्सेज का, इसमें ह्यूमन पार्ट नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे वन, चरागाह, आपके जितने भी ग्रासलैंड्स हैं, घास के मैदान, जंगली जीव जंतु, मछलियाँ, समुद्र में पाए जाने वाले जीव, अन्य जीव, ये सभी चीज़ किसका पार्ट बन जा रही हैं, ऑर्गेनिक या लिविंग रिसोर्सेज या जैविक संसाधन का। दूसरे होते हैं अजैविक संसाधन। ये वो संसाधन है, अजैविक संसाधन, जिनमें लाइफ नहीं पाई जाती, जिनमें रिप्रोडक्शन की पावर नहीं है, जिसमें प्रोडक्शन की पावर नहीं है, जिसमें एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ये चीज़ें जिसमें नहीं हैं, वो आपके अजैविक संसाधन कहलाते हैं, नॉन लिविंग रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिनके अंतर्गत धरातल, चट्टानें, वायु, जल, खनिज, ईंधन, धातुएं, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये सब किसका पार्ट बन जाती हैं, अजैविक संसाधन का। और एक जैविक और अजैविक संसाधन किसके अंतर्गत पड़ रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन के, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा, जैसे एक अभी हमने सेकंड होते हैं आपके मानव निर्मित संसाधन। ये वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति की दी हुई चीज़ों को चेंज करके बनाए जाते हैं। जैसे प्रकृति ने हमें मृदा दी, यानी सॉइल दी, हमने उस पर खेत बना लिया और वहाँ एग्रीकल्चर करने लगे, तो जो फील्ड बनाया हुआ है वो क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है, ये मानव निर्मित संसाधन का पार्ट बनेगा। ऐसे ही प्रकृति ने हमें ट्री दिए, पेड़ पौधे दिए, अब हमने पेड़ों की छाल से औषधियाँ बना ली, मेडिसिन्स बना ली, या पेड़ों से हमने
न्यूज़पेपर बना लिया, हमारे सारे जो पेपर बनते हैं वो बना लिए, कागज़ बना लिया, तो कागज़ क्या बन गया? एक निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जैसे झीलें, तालाब, तो ये नहरें, ये सभी चीज़ें क्या हैं जो इंसान खुद बनाता है। ये सभी चीज़ें, यानी पानी किसका है? पानी तो प्रकृति ने दिया है, लेकिन इंसान ने उसकी जगह चेंज कर दी, उसे झील बना दिया, तालाब बना दिया, नहरें बना दिया। ये सभी चीज़ें क्या हैं? मानव निर्मित संसाधन है। अब जिस झील और तालाब में जो मछलियाँ तैर रही हैं वो आपकी प्राकृतिक है, जबकि झीलें, तालाब, नहरें ये सभी मानव निर्मित हैं। ठीक है, तो ये आपके मानव निर्मित संसाधन होते हैं, अर्थात वो संसाधन जो प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ों को चेंज कर कर, उनमें रूप बदल कर, यानी जो उनका मूल रूप था उसको चेंज करके बनाए जाते हैं, उनको मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। तो ये तो था कॉन्सेप्ट रिसोर्सेज का। हमने रिसोर्स जाना, रिसोर्स क्या होता है, जो ऐसी वस्तु जो किसी की ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करे, मानव की डिमांड्स को फुलफिल करे, वो रिसोर्स कहलाते हैं। उसके दो टाइप देखे, फिजिक प्राकृतिक और आपका मानव निर्मित। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो यहाँ पे डॉक्टर जिमरमैन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। जिमरमैन ने कहा था कि जिमरमैन के अनुसार संसाधन से अर्थ किसी उद्देश्य की प्राप्ति करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो ये जिमरमैन की डेफिनेशन है, आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश में कहें तो रिसोर्सेज इज ए मीन्स ऑफ अटेनिंग गिवन एंड्स, द एंड्स बीइंग सेटिस्फैक्शन ऑफ इंडिविजुअल वांट्स एंड अटेनमेंट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। यानी संसाधन वो वस्तुएं हैं जिनसे आपके जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो पूरे हों, साथ साथ में जितने भी सामाजिक उद्देश्य होते हैं, जो भी सोसाइटी चाहती है कुछ चीज़ यूज करना, तो वो भी उसके सामाजिक उद्देश्य भी पूरे हों। तो वो क्या कहलाएगा? वो वस्तु क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। ये डॉक्टर जिमरमैन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है संसाधन और प्रतिरोध का, यानी जहाँ पर संसाधन मिलेगा वहाँ पर उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी मिलेगा, प्रतिरोध भी मिलेगा। यानी संसाधन को हम ईजिली यूज नहीं कर सकते, यूज करने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यानी संसाधन और प्रतिरोध दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रकृति द्वारा मानव को कृषि उत्पादन के लिए भूमि दी गई, शक्ति के लिए कोयला दिया गया, सिंचाई करने के लिए जल वर्षा दी गई, किंतु किंतु प्रकृति ने मानव के मार्ग में इन संसाधनों का उपयोग करने में, यूज करने में कुछ बाधाएं भी दी हैं। जैसे भूमि का बंजर होना, मिट्टी का अनुत्पादक होना, आंधी और तूफान का आना, बाढ़ या अनावृष्टि का आना, या रोगों का प्रकोप होना। यानी जो भी चीज़ें प्रकृति ने दी हैं, यानी जितने भी रिसोर्सेस दिए हैं प्रकृति ने, संसाधन दिए हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी बाधाएं भी दी हैं, जिसको इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के बेस पर या ज्ञान के बेस पर जीतता है, तब जाके उस रिसोर्सेज का यूज कर पाता है। जैसे प्रकृति ने हमें मिट्टी दी, लेकिन हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं दी, हर जगह मिट्टी उपजाऊ नहीं दी। बहुत सारी जगह पे मिट्टी बंजर होती है, कहीं पर अनुत्पादक होती है, तो वो बंजर मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिसकी वजह से उसका यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारी जगह आंधी तूफान आते हैं, तो हम उसको रोकने के लिए हमने घर बना रखे हैं, या बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है अपने अपने उद्देश्य के लिए। या बाढ़ या अनावृष्टि आने के लिए, बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए हमने डैम्स बना दिए। रोगों के प्रकोप से बचने के लिए हमें डिजीज़ कंट्रोल, हम बहुत सारी प्रिपेयरनेस करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्रकृति ने हमें रिसोर्स दिए, उसके साथ साथ उनमें बाधाएं भी दी हैं। अब ये केवल नेचुरल रिसोर्सेज के साथ नहीं है, यानी जो भी इस प्राकृतिक संसाधन है केवल उनके साथ प्रतिरोध नहीं होता, ये जितने भी मानवीय संसाधन हैं उनके साथ भी प्रतिरोध होता है। जैसे इसी प्रकार मानव क्षेत्र में भी संसाधन और प्रतिरोध दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। जैसे शिक्षा, यानी अच्छी शिक्षा, प्रशिक्षण, उत्तम स्वास्थ्य होना, कार्य क्षमता अच्छी होना, राष्ट्रीय भावना पैदा होना, अनुकूल जनसंख्या, यानी जनसंख्या ना तो ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, अनुकूलतम जनसंख्या है किसी देश में सामाजिक नैतिकता पाई जाती है, तो ये उस देश के संसाधन माने जाएंगे। ठीक है, यानी किसी भी कंट्री के ये संसाधन है, उसका एजुकेशन सिस्टम, उसमें ट्रेनिंग सिस्टम, उसका हेल्थ सेक्टर, कार्य क्षमता, लोगों की जो कार्य क्षमता है उसके लिए वो उस कंट्री के लिए एक संसाधन है। ऐसे ही राष्ट्र के लिए भावना पैदा होना, राष्ट्रीय भावना। ठीक है, अनुकूल जनसंख्या है अगर किसी कंट्री में, तो वो उसके लिए एक रिसोर्स का काम करेगी। तो ये सारी चीज़ें रिसोर्स हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये सभी रिसोर्स किस प्रकार के हैं? ह्यूमन रिसोर्स हैं, मानवीय संसाधन हैं। अब इन मानवीय संसाधनों के साथ कुछ मानवीय प्रतिरोध भी हैं। जैसे किसी कंट्री में अगर अज्ञानता है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इलिटरेसी है, लोभ है, जनसंख्या का न्यून या अतिरेक होना, या तो जनसंख्या बहुत कम है किसी भी कंट्री में, या फिर जनसंख्या बहुत अधिक है, या जाति संघर्ष हो रहा है आपस में लोगों के बीच, युद्ध छिड़ा हुआ है, महामारियां फैली हुई हैं, जैसे अभी कोरोना फैल गया था, तो ये सारी चीज़ें क्या बन जा रही हैं? एक प्रतिरोध का कार्य कर रही हैं।
ठीक है। इससे हमें जो ये सब क्या बन जा रही हैं, एक मानवीय प्रतिरोध का कार्य कर जा रही हैं, एक ह्यूमन रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हैं, ताकि हम जो भी संसाधन हैं, मानवीय संसाधन हैं, जो उनकी कार्य क्षमता है, लोगों की उत्तम स्वास्थ्य का होना, उनका हम अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये सभी क्या बन जाते हैं, मानवीय प्रतिरोध बन जाते हैं। यानी जहाँ पर भी, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे मानवीय संसाधन हो, इन सभी संसाधनों के साथ प्राकृतिक बैरियर्स या नेचुरल बैरियर्स भी आएंगे, और इसके साथ साथ ह्यूमन रेजिस्टेंस भी आएंगे, ठीक है। अतः कहा जा सकता है कि अब ये फाइनल डेफिनेशन निकल के आती है कि अतः कहा जा सकता है कि वे सब तत्व, यानी वे सब तत्व, तत्व की फॉर्म में या तो कोई वस्तु हो सकती है, या मैटर, कोई भी मैटर, या फिर सेवाएं, ठीक है। जैसे सर्विस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको कुछ भी चीज़ दे नहीं रहा, आपकी सेवा कर रहा हूँ। जैसे डॉक्टर है, वो भी आपकी सर्विस करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी तत्व या सेवाएं या पदार्थ जो किसी न किसी रूप में मानव का लाभ करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो ये फाइनल डेफिनेशन होगी आपके साथ कि वो ये सब तत्व या सेवाएं या पदार्थ जो किसी न किसी रूप में मानव का लाभ करते हैं, उसका कल्याण करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं या रिसोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जिमरमैन ने ये बोला था कि संसाधन और प्रतिरोध दोनों साथ साथ कार्य करते हैं। ये आपका कोटेशन जिमरमैन का ही कथन है, ठीक है। यानी रिसोर्सेस एंड रेजिस्टेंस एग्जिस्ट साइड बाई साइड, जहाँ पर रिसोर्स होगा वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें बाउमैन की डेफिनेशन भी याद रखनी चाहिए। बाउमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं हैं, ये मानवीय सहयोग के कारण बनते हैं, ठीक है। यानी मानव के सहयोग के कारण बनाए जाते हैं। संसाधन खुद से एक संसाधन नहीं होता। कोई भी चीज़, कोयला है, पहले पड़ा हुआ था ज़मीन पे, यानी ज़मीन के अंदर था, पेट्रोलियम पहले से पड़ी हुई थी, लेकिन वो संसाधन नहीं थे। लेकिन मानव ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी आर्थिक, अपनी बौद्धिक क्षमता लगाकर उनको संसाधन बना लिया, ठीक है। यानी बाउमैन की डेफिनेशन है कि रिसोर्सेज आर नॉट, दे बिकम। किसकी वजह से, मैन की कॉपरेशन की वजह से, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं इसमें, आपको याद रखनी है कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है संसाधन और संस्कृति, यानी रिसोर्स और कल्चर में क्या रिलेशन है, यहाँ पे हम जानेंगे। अगर हम संस्कृति की बात करें, यानी मानव की संस्कृति की बात हो रही है, तो इसमें वो सभी चीज़ें आ जाएंगी, मानव निर्मित वो सभी वस्तुएं आ जाएंगी जिनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है रिसोर्सेज पे। यानी इंसान से संबंधित वो सभी चीज़ें हैं जिनका कुछ ना कुछ धनात्मक प्रभाव पड़ता है संसाधनों पे, वो सभी कल्चर का पार्ट बनती हैं। जैसे यानी हमारी मानव की संस्कृति में क्या क्या होगा, मानव की संस्कृति में उसका ज्ञान आता है, मानव की संस्कृति के अंतर्गत मानव की बुद्धि आती है, मानव ने जितने भी यंत्र उपकरण बना रखे हैं वो भी उसका कल्चर का पार्ट बन जाता है। इसके साथ साथ धर्म, भाषा, नगर, परिवहन के साधन, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं, ये सभी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं, मानव का कल्चर बनाती हैं, मानव की संस्कृति बनाती हैं। अब इस संस्कृति की वजह से क्या होता है कि नए नए संसाधन बनते हैं, नए नए रिसोर्सेज क्रिएट होते हैं। जितने भी ये कल्चर के पार्ट देखे, जिसमें ज्ञान था, मानव की बुद्धि थी, धर्म, भाषा, नगर, परिवहन के साधन, इन सब चीज़ों की वजह से क्या बनता है, नए नए संसाधन निकल के आते हैं, नए नए संसाधन क्रिएट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो यानी संस्कृति किसको जन्म देती है, संसाधनों को जन्म देते हैं, ठीक है। अब संसाधनों को केवल संस्कृति जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए कुछ ना कुछ पहले से फिजिकल फैक्टर्स भी होने चाहिए, यानी प्रकृति भी होनी चाहिए। उसके लिए भूमि होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, उसके लिए वायु होनी चाहिए, जल होना चाहिए। यानी मानव की संस्कृति प्लस नेचर, ठीक है। यानी तीन चीज़ें होंगी इसमें, एक होगी प्रकृति, दूसरा होगा मानव खुद, और तीसरा होगा मानव की संस्कृति, ठीक है। मानव की संस्कृति में जैसे ज्ञान, मानव बुद्धि, ये सारी चीज़ें आ जा रही हैं, ये तीनों मिलकर संसाधनों को जन्म देते हैं, ठीक है। केवल मानव संसाधन को जन्म नहीं दे सकता, मानव की संस्कृति का संसाधन को जन्म नहीं दे सकती, और इसके साथ साथ केवल प्रकृति संसाधन नहीं बना सकती। जैसे बाउमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं, किसकी वजह से, मानव की वजह से। यानी प्रकृति ने तो पहले से चीज़ें डाल रखी थी, पेट्रोलियम दे रखा था, कोयला दे रखा था, हीरा दे रखा था, सोना दे रखा था, लेकिन उसको संसाधन किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया। उसी को तो जरूरत पड़ी कुछ उन चीज़ों को यूज करने की, तो इंसान ने अपनी बौद्धिक क्षमता से उन चीज़ों को डेवलप कर लिया, ठीक है। यानी प्रकृति, मानव एवं संस्कृति, ये तीन चीज़ों को ट्रिनिटी गॉड्स कहा जाता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं जिनकी वजह से सृष्टि चल रही है, उसी प्रकार से प्रकृति, मानव एवं संस्कृति, ये तीनों चीज़ मिलकर संसाधनों का निर्माण करती हैं, नए नए संसाधनों को उत्पन्न करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संसाधनों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस।
यानी जितने भी संसाधन थे प्राकृतिक या मानव निर्मित, अब इनका हम वर्गीकरण करेंगे। अब किस बेस पे करेंगे, ये हम जिमरमैन के अकॉर्डिंग संसाधनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। डॉक्टर जिमरमैन ने संसाधनों को तीन प्रकार से वर्गीकृत किया है, यानी तीन बेसिस, तीन आधारों पर सभी संसाधनों के अलग अलग पार्ट किए हैं जिमरमैन ने। अब ये कौन कौन से आधार हैं? पहला आधार है नव्यकरण की दृष्टि से। सेकंड आधार है प्राप्ति की दृष्टि से, यानी कहाँ कहाँ से ये चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, उसकी दृष्टि से जिमरमैन ने बांटा है। और तीसरा उसने डिवीज़न किया है अन्य दृष्टि से, और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला फैक्टर नव्यकरण यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की दृष्टि से, यानी कितनी जल्दी रिन्यू हो पा रही हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म हो जाएंगी, कभी रिन्यू नहीं होंगी। कुछ चीज़ें हैं जो बार बार रिन्यू हो जा रही हैं, यानी जो चीज़ें घट जा रही हैं वो बार बार बढ़ जा रही हैं, ठीक है, रिन्यू हो जा रही हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी मात्रा घटती चली जा रही है, धीरे धीरे घट जा रही है, ठीक है। तो ये नव्यकरण की दृष्टि से किस किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, प्राप्ति की दृष्टि से किस किस प्रकार के रिसोर्सेज हैं, और अन्य दृष्टि से क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इनको जिमरमैन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ। तो हम इस फ्लो चार्ट में देखेंगे कि डॉक्टर जिमरमैन ने संसाधनों को तीन हिस्सों में बांटा है। पहला है नवीकरण की दृष्टि से, दूसरा प्राप्ति की दृष्टि से, और तीसरा है कुछ अन्य दृष्टि से। अगर हम नवीकरण की दृष्टि से देखें तो पहला होता है, पहले टाइप के रिसोर्स होते हैं परिवर्धनीय। परिवर्धनीय का मतलब होता है लॉन्ग सस्टेनेबल, यानी जो रिसोर्सेस बहुत लंबे समय तक चलते रहें, ठीक है। यानी जिन जो भी रिसोर्सेस, उनकी मात्रा कभी कम नहीं हो रही है, इनकी क्वालिटी तो ख़राब होती जा रही है लेकिन इनकी क्वांटिटी कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे भूमि, जल है, संसाधन है, वन्य है, मछलियाँ हैं, उत्पादक भूमि है, ये सभी संसाधन आपके परिवर्धनीय हैं, यानी बहुत लंबे समय तक टिकने वाले हैं। अब इनको इंक्रीज़ किया जा सकता है, कुछ चीज़ें यानी मानव के सहयोग से इन सभी संसाधनों को वापस से उनकी जो क्वालिटी है ख़राब होती जा रही है, उनको इम्प्रूव भी किया जा सकता है और लंबे समय तक टिकाए रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए परिवर्धनीय रिसोर्सेस। दूसरे होते हैं अपरिवर्धनीय, यानी इनकी केवल फिक्स्ड अमाउंट है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के सरफेस पे। अब ये एक बार ख़त्म हो गए तो वापस नहीं आने वाले। जैसे कोयला, धातु खनिज, मिनरल्स, मेटल, जो भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या बन जाती हैं? अपरिवर्धनीय। इसके साथ साथ कुछ अल्प रूप से अपरिवर्धनीय होती है, यानी कुछ उनकी अमाउंट घटती है, कभी कभी ये बढ़ भी जाती हैं, जैसे गंधक, टिन, फॉस्फेट या आदि। और कुछ अमाउंट होता है आपका अच्छे संसाधन, ठीक है। यानी तीन टाइप के रिसोर्सेज हमने नवीकरण की दृष्टि से पढ़े। पहले थे परिवर्धनीय, यानी जो लॉन्ग सस्टेन करेंगे, लंबे समय तक टिकेंगे। दूसरे थे अपरिवर्धनीय, जो लंबे समय तक नहीं टिकने वाले, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे अगर हम एक्सेस यूज करते रहे। तीसरे होते हैं अच्छे, जो कभी खत्म नहीं होंगे, जो शाश्वत हैं, ठीक है, जो निरंतर आपके साथ चलते रहेंगे, जैसे सूर्य, ऊर्जा, सागर, महासागरी जल, जलवायु, ये आदि, ठीक है। तो ये सभी संसाधन कैसे हैं? अच्छे हैं, ठीक है, इनका कभी क्षय नहीं होगा। तो ये नवीकरण की दृष्टि से तीन संसाधन हो गए, परिवर्धनीय, अपरिवर्तनीय और अच्छे संसाधन। अगर हम प्राप्ति की दृष्टि से देखें तो प्राप्ति की दृष्टि से चार प्रकार के होते हैं। सर्वव्यापी, पहले होते हैं सर्वव्यापी, जो वायु, मिट्टी, जल आदि, ये सर्वव्यापी हैं, यानी सभी जगह पे ये पाए जाएंगे। सेकंड होते हैं सामान्य सुलभ, यानी मोस्टली ये हर जगह पे पाए जाते हैं, जैसे वन, घास, कृषि योग्य भूमि आदि। तीसरे होते हैं विरल, यानी ये कहीं कहीं पाए जाएंगे, जैसे बहुमूल्य खनिज, सोना, हीरा, प्राकृतिक गैस आदि। कुछ होते हैं बिखरे हुए, जैसे ये बहुत ही रेयर, रेयर में से रेयर, ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे पाए जाएंगे, जैसे क्रोमोलाइट, गंधक इत्यादि, ठीक है। कुछ अन्य दृष्टि से भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अब देखने वाले हैं, यानी जितने भी जिमरमैन ने संसाधनों को बांटा है उसको थोड़े से अच्छे से डीप में बढ़ते हैं। तो पहला टाइप होता है नवीकरण की दृष्टि से डॉक्टर जिमरमैन ने बांटा है। तो इसमें तीन तरीके के अभी हमने देखे। पहले होते हैं परिवर्तनीय, यानी लॉन्ग सस्टेनेबल, जिन्हें इंक्रीजेबल भी कहा जाता है और इम्प्रूवेबल भी कहा जाता है। यानी ये संसाधन समय के साथ साथ अगर इनको अच्छे से ध्यान रखा जाए, इनका संरक्षण किया जाए, तो ये लंबे समय तक आपके साथ रहने वाले हैं। और इनको इम्प्रूव भी किया जा सकता है, अगर ये घट रहे हैं तो इनको वापस बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे हमने भूमि को देखा, मछली भी देखी, जीव जंतु देखे, वन देखे, ये सभी क्या हैं? लॉन्ग सस्टेनेबल, इंक्रीजेबल या इम्प्रूवेबल, या हिंदी में कहें तो परिवर्तनीय संसाधन है। सेकंड होते हैं उपयोग द्वारा मात्रा में घटने वाले संसाधन, जिन्हें डिप्लीटेबल भी कहा जाता है। ये वे संसाधन जिसकी निश्चित मात्रा होती है पृथ्वी के सरफेस पे, फिक्स्ड रेशियो में वो पाए जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज, पेट्रोलियम गैस। अब ये समय के साथ घटते चले जा रहे हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं अच्छे या सनातन संसाधन या नॉन डिप्लीटेबल, और जिनको फ्लो टाइप रिसोर्सेज भी कहा जाता है, जिनका फ्लो होता रहेगा ह्यूमन के जितने भी लाइफ साइकिल हैं उन सब में फ्लो होता रहेगा। ये नॉन डिप्लीटेबल है, यानी लंबे ये हमेशा आपके साथ रहेंगे।
जैसे आपका सागर जल, सूर्य ताप, भूदृश्य, किसी भी लोकेशन या स्थानीय जलवायु इत्यादि। ठीक है। जो दूसरे टाइप के थे जिसमें डिप्लीटेबल बोल रहे थे हम, यानी जो संसाधन कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे, जिसमें पेट्रोलियम, कोयला, खनिज, ये सारी चीज़ें आ रही थी, तो इनके संरक्षण के लिए हमें 3R मेथड अपनाना पड़ेगा। ये 3R मेथड क्या होता है? 3R का मतलब होता है, एक R का मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस का मतलब होता है कि इनकी अमाउंट हम कम से कम यूज करें। ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला, इन सब चीज़ों को हम कम से कम यूज, प्रयोग में लाएं, ताकि ये लंबे समय तक चलते रहें। ठीक है। दूसरा होता है रीयूज, यानी एक बार यूज कर लिया, उसको अगर दूसरी बार यूज करने की पॉसिबिलिटी, संभावना है, तो दूसरी बार उसको फिर से यूज किया जाए। ठीक है। तो ये होता है रीयूज करना। तीसरा होता है, अगर वो अब यूज करने लायक नहीं बचा, हमने पहली बार यूज कर लिया, सेकंड बार यूज कर लिया, थर्ड बार यूज कर लिया, अगर फिर यूज करने लायक ही नहीं बचा, तो फिर उसका रिसाइकिल कर लो, उसको किसी दूसरी फॉर्म में चेंज करके फिर से यूज करो। ठीक है। तो ये होता है रीयूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इस 3R मेथड की वजह से हम किसी भी डिप्लीटेबल रिसोर्सेज को लंबे समय तक रोक सकते हैं। ठीक है। दूसरा जब मैंने बांटा था प्राप्ति की दृष्टि से, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अवेलेबिलिटी, यानी कहाँ कहाँ से संसाधन प्राप्त हो रहे हैं। तो जिसमें चार हमें संसाधन प्राप्त हुए थे, यानी चार तरीके के संसाधन होते हैं। पहला होता है सर्वसुलभ संसाधन, जो सामान्यतः सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, और इन्हें बोला जाता है यूबिक्यूटीज या यूबिक्यूशियस। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यूबिक्यूशियस वो संसाधन होते हैं जो हर जगह पे मिल जाएंगे आपको, जैसे वायु, हवा, मिट्टी, जल, ये हर पृथ्वी की किसी भी सरफेस पे आपको मिल जाएगी। इसे सर्वसुलभ संसाधन कहते हैं, यानी सबसे आसानी से आपके पास पहुंच मिल जाते हैं। सेकंड होते हैं सामान्य सुलभ, यानी कॉमनली ये कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, जैसे हम कॉमनलिटीज़ भी बोलते हैं, यानी अधिकांश क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे जल है, वन है, घास है, कृषि योग्य भूमि है। तीसरे होते हैं विरल संसाधन, जो दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, जैसे रेयरिटीज़ बोला जाता है, जैसे बहुमूल्य खनिज पदार्थ, टिन, सोना, चांदी, पेट्रोलियम, भूगर्भिक जल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। और सबसे लास्ट में होते हैं एकल संसाधन, ये केवल एक दो जगह पे ही होते हैं, बिखरे रूप में कहीं कहीं प्राप्त होते हैं, जिन्हें यूनिक्यूटीज बोला जाता है। ठीक है। जैसे क्रायोलाइट, गंधक आदि। तो ये बार बार आपका रिवीजन भी हो गया एक तरीके से। तीसरे टाइप के जो संसाधन इसने डॉक्टर जिमरमैन ने बोले थे, वो आपके अन्य दृष्टि के बेसिस पे बोले थे, यानी कुछ और फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं संसाधनों को। तो जिमरमैन ने एक तीसरा वर्गीकरण किया और इसमें चार तरीके के संसाधन बताए। पहला होता है अप्रयुक्त संसाधन, यानी अनयूज रिसोर्सेज, यानी ये वो संसाधन हैं जिनका अभी तक यूज नहीं कर पाए हम। ठीक है। जो किसी कारण विशेष से अब तक उपयोग में नहीं ला जा सके हैं। ठीक है। तो ये अनयूज रिसोर्सेज थे। जैसे अगर हम आदिमानव की बात करें, तो उस टाइम पे पेट्रोलियम था, कोयला था, ये सारी चीज़ें थी। तो उस इंसान ने, जो आदिमानव था, उसने उनका यूज़ नहीं किया, तो वो उनके लिए अनयूज्ड हो गए थे। ठीक है। वो उनके लिए अप्रयुक्त संसाधन थे। नेक्स्ट है अप्रयोजनीय संसाधन, यानी नॉन सस्टेनेबल, यानी ये ऐसे संसाधन हैं जो वर्तमान ज्ञान तथा तकनीकी उपयोग के उपरांत भी भविष्य में प्रयोजनीय नहीं हैं। यानी कितनी भी टेक्नोलॉजी या ज्ञान को हम अच्छे से इम्प्रूव कर लें, लेकिन ये फ्यूचर में आपके साथ नहीं रहने वाले। ये नॉन सस्टेनेबल हैं, एक बार डिप्लीट हो गए तो डिप्लीट हो गए, उसके बाद ये फ्यूचर में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? अप्रयोजनीय संसाधन, यानी भविष्य में इसका प्रयोजन नहीं हो पाएगा, यानी फ्यूचर में अवेलेबल नहीं रहेंगे। थर्ड वन इज संभाव्य संसाधन, जिन्हें हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कह सकते हैं, यानी इनमें क्षमता है कि ये फ्यूचर में, भविष्य में जाके इनका यूज हो सकता है। अभी ये यूज नहीं है, अभी ये अनयूज रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल है, इनमें क्षमता है कि इंसान कभी भी टेक्नोलॉजी अच्छी हाई करेगा, उसके पास ज्ञान आएगा, उसके पास कैपेबिलिटीज़ आ जाएगी। तो ये जो अभी तक अनयूज रिसोर्सेज हैं, यानी जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनको वो भविष्य में यूज कर पाएगा। तो ये क्या है? संभाव्य रिसोर्सेज हैं या संभाव्य संसाधन हैं, इन्हें भविष्य में आवश्यकता अनुसार प्रयोजनीय है और ये यूज हो जाएंगे। और चौथे टाइप के संसाधन होते हैं सुसुप्त संसाधन या लेटेंट रिसोर्सेज, जिनका उपयोग अभी तक नहीं हो पाया, यानी ये छुपे हुए संसाधन हैं जिनको अभी तक नहीं पाया गया है, यानी ये भविष्य में कभी मिल जाएंगे, आपके पास मिल जाएंगे तो इनको यूज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक आपके पास यूज नहीं हो रहे हैं, अभी तक आपके पास इनकी जानकारी नहीं है। तो ये क्या होते हैं? लेटेंट रिसोर्सेज। ठीक है। तो ये था आपका थ्योरी की क्लास। इसके साथ कुछ क्वेश्चंस देख ले रहे हैं। अभी 29 मिनट हुए हैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। 10-15 मिनट कुछ क्वेश्चंस कर ले रहे हैं। हमारा सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के सॉल्व करा दिए जाएंगे, यानी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम यूनिट नेक्स्ट लेके आएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि
व्हाट वर्ड इज यूज्ड फॉर संसाधन इन इंग्लिश, यानी संसाधन के लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है रिसोर्स, सोर्स, स्पेशल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी संसाधन के लिए इंग्लिश में रिसोर्स कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि एवरीथिंग फाउंड ऑन द अर्थ दैट इज यूजफुल टू ह्यूमंस इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी पर मिलने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन ए संचार, संसाधन, साधन या ये सभी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी संसाधन। ठीक है, तो आप ये सभी वाला लगा के मत चले आना। ठीक है, यानी वो वस्तुएं जो मानव के लिए उपयोगी हैं उनको हम संसाधन कहेंगे, रिसोर्स कहेंगे। अब मैं केवल हिंदी में पढ़ूंगा क्वेश्चंस को, आप इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कोई वस्तु या पदार्थ तभी संसाधन कहलाएगी जब तक उसका उपयोग मनुष्य की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सके। ये संसाधन की परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए जेलेंस्की ने, जिमरमैन ने, आर एन सिंह ने या डी मौर्य ने। एस डी मौर्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है डॉक्टर जिमरमैन। ठीक है, यानी डॉक्टर जिमरमैन ने कहा है कि संसाधन वही होते हैं जिसकी जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो यहाँ पे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बोला जा रहा है, यानी बनने के आधार पर। तो बनने के आधार से 2 प्रकार के आपके रिसोर्सेज होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक संसाधन और दूसरे होते हैं आपके मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, तो बनने के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर 2 तरीके के संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति खुद बनाती है और कुछ मानव निर्मित संसाधन होते हैं जो इंसान बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मूर्त संसाधन में शामिल है। अगर हम इंग्लिश में पढ़ें तो टेंजिबल रिसोर्सेज इंक्लूड। तो मूर्त का मतलब होता है, यानी टेंजिबल का मतलब होता है जिसको आप छू सकें। ठीक है, जिसको आप टच कर सकें, जो चीज़ें रियलिटी में आपके सामने हैं, आप आंखों से देख पा रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, टेंजिबल रिसोर्स होते हैं या मूर्त संसाधन होते हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है भूमि, जल, भवन, ये सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी, यानी ये सभी। चाहे भूमि हो, जल हो, भवन हो, इन सब चीज़ों को आप फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, टेंजिबल रिसोर्सेज हैं या मूर्त संसाधन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अमूर्त संसाधन में मुख्य है। अमूर्त संसाधन जस्ट उसका अपोजिट है, यानी जो चीज़ें आप फील कर पा रहे हैं, केवल फील कर पा रहे हैं, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप फिजिकली देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जिसको केवल आप अनुभव कर पा रहे हैं, जो चीज़ आपके पास है लेकिन आप उसको छू नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या हैं, आपकी अमूर्त या इंटेंजिबल होते हैं। जैसे सड़क, ऑप्शन ए दे रखा है सड़कें, भवन, तकनीकी या मिट्टी। तो इन सारी चीज़ों में से, 4 ऑप्शंस में से तकनीकी यानी आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अमूर्त संसाधन या इंटेंजिबल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी टेक्नोलॉजी है, तकनीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी वस्तु को संसाधन बनाता है। क्या चीज़ किसी वस्तु को संसाधन बनाती है। ऑप्शन ए दे रखा है उपयोगिता, यानी किस तरीके से वो यूज में आ रही है वो चीज़, या उसका वितरण या विकास या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, यानी किसी चीज़ की यूटिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को रिसोर्स बना दे रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई किताब है, अगर वो ऐसे ही पड़ी हुई है, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो वो रिसोर्स नहीं है, वो संसाधन नहीं है। लेकिन अगर वो यूज़ हो रही है, अगर कोई बुक यूज़ हो रही है, तो वो संसाधन या रिसोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह बाकी किसने कहा है। यानी मैंस नॉलेज इज द बिगेस्ट रिसोर्स, हु सेड दिस सेंटेंस। ऑप्शन दे रखा है एस डी मौर्य, जिमरमैन, जेलेंस्की या मार्शल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर जिमरमैन। डॉक्टर जिमरमैन ने कहा है कि मनुष्य का ज्ञान ही उसका सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है, मैन की, ह्यूमन की नॉलेज, ह्यूमन की टेक्नोलॉजी, ह्यूमन की स्किल, ये ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट बन जाती है, मानव संसाधन का पार्ट बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, अमूर्त संसाधन का उदाहरण है। फिर से वही फीचर कि अमूर्त संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसको आप टच ना कर सकें, जिसको आप वर्चुअली देख ना, वो जिसको आप फिजिकली देख ना सकें, जो निराकार हैं, जिनकी कोई आकृति नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है सामाजिक संगठन, बी है कार्यकुशलता, मानव का स्वास्थ्य, या ऑप्शन डी ये सभी। तो ये ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। चाहे सामाजिक संगठन हो, ठीक है, चाहे कार्यकुशलता हो, मानव का स्वास्थ्य हो,
ये सभी चीज़ों को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, फिजिकली आप देख नहीं सकते, ये सभी निराकार हैं, ये केवल महसूस की जा सकती हैं। तो ये सब क्या बन जाती हैं, अमूर्त संसाधन का पार्ट बन जा रही हैं, या इंटेंजिबल रिसोर्स का पार्ट बन जा रही हैं। इंटेंजिबल रिसोर्सेज में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका डांस है, यानी आप पढ़ते हैं कि अमूर्त विरासत, ठीक है, इंटेंजिबल इंटेंजिबल आर्ट फॉर्म्स, जैसे आप इंटेंजिबल आर्ट फॉर्म्स पढ़ते हैं, जैसे किसी का गाने की शैली है, किसी के डांस करने की शैली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या बन जाती हैं, उसका इंटेंजिबल बन जाती है, यानी अमूर्त संसाधन में अमूर्त कला बन जाती है। जबकि मूर्त कला ये होता है कि कोई भी मूर्ति है जिसको आप देख सकते हैं, कोई भी बिल्डिंग है जो भी आप जो भी आप टच कर सकते हैं, तो ये सभी मूर्त संसाधन है, टेंजिबल बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि वे बनते हैं, किसके सहायता से, मैन की सहायता से, मैन कॉपरेशन से। उपयुक्त वाक्य में संसाधन को बनाता है, कौन बनाता है संसाधन, मानव का ज्ञान, संसाधनों का वितरण, संसाधनों की मात्रा, इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने आंसर पहले ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है रहेगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ये डेफिनेशन आपकी बाउमैन की डेफिनेशन है, यानी संसाधन होते नहीं हैं बल्कि वे बनते हैं, किसकी वजह से, मानव के ज्ञान की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, संसाधनों की जननी है, ऑप्शन ए तकनीक, महत्व, ज्ञान, या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी ये सभी चीज़ें, चाहे वो आपकी टेक्नोलॉजी हो, चाहे उसका इम्पोर्टेंस हो, किसी भी वस्तु का इम्पोर्टेंस हो, या फिर आपके पास कोई नॉलेज हो उस वस्तु को यूज करने की, तो ये इम्पोर्टेंस, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये तीनों चीज़ मिलके किसी भी संसाधन, किसी भी वस्तु को क्या बना देती हैं, संसाधन बना देती हैं। तो संसाधनों की जननी में आपकी तकनीक, ज्ञान, महत्व, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, संसाधनों के संगठक के प्रकार हैं, यानी कंपोनेंट्स टाइप ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने संगठक होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी यहाँ पे जो तीन चीज़ें देखी वही आपकी संसाधनों के संगठक हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संसाधन संगठक के भौतिक तत्व में शामिल है, ठीक है। संसाधन के भौतिक तत्व होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें आपके पूछा है कि कौन से इनमें फिजिकल कंपोनेंट्स हैं रिसोर्सेज के। ऑप्शन ए दे रखा है पर्वत पठार, खनिज, मिट्टी, ये सभी, यानी जो चीज़ें प्रकृति ने खुद से दी हैं, जो संसाधन प्रकृति ने खुद से दिए हैं वो आपके भौतिक तत्व में शामिल हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी पर्वत पठार, खनिज, मिट्टियाँ, ये सभी चीज़ें आपकी प्रकृति ने दी हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संसाधन संगठक के मानवीय तत्व में कौन शामिल है। अगर हम ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स की बात करें, जो कंपोनेंट्स इंसान ने डेवलप किए हैं, तो ऑप्शन ए दे रखा है संचार के साधन, यातायात के साधन, उद्योग साधन, या ये सभी। तो ये चाहे वो संचार के साधन हो, यातायात के साधन हो, चाहे उद्योग धंधे हों, ये सभी चीज़ें इंसान ने खुद डेवलप की हैं। तो ये संसाधन संगठक के मानवीय तत्व में शामिल हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। 14 का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पर्यावरण के तत्व हैं। पर्यावरण यानी नेचुरल फोर्सेस, नेचुरल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स कौन से हैं। ऑप्शन ए संसाधन, संचार, ज्ञान, तकनीक। तो यहाँ पे संचार, ज्ञान, तकनीक, ये सभी ह्यूमन मेड फैक्टर्स हैं, जबकि संसाधन ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण के तत्व में संसाधन आ जाएगा, जबकि संचार, ज्ञान, तकनीक, ये सभी चीज़ ह्यूमन मेड फैक्टर्स में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि संसाधनों की आधारभूत संकल्पनाओं में शामिल है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिसोर्स इंक्लूड्स, क्या क्या चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट में आती हैं रिसोर्सेज के। ऑप्शन ए दे रखा है संसाधन केवल एक भौतिक पदार्थ है। सेकंड है कि संसाधन मात्र पूंजी है। तीसरा दे रखा है संसाधन गतिशील है। और डी दे रखा है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, ठीक है। यानी संसाधनों की जो आधारभूत संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं रिसोर्सेज से संबंधित, तो पहला कॉन्सेप्ट है कि संसाधन केवल एक भौतिक पदार्थ है, यानी संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, एक भौतिक पदार्थ है। सेकंड है संसाधन मात्र पूंजी है जिसका हम यूज करते हैं अपनी नीड्स को, अपनी ज़रूरतों को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तीसरा है संसाधन गतिशील होते हैं, यानी कभी भी संसाधन एक जगह पे एक जैसे स्थिर नहीं रहते, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। टाइम के साथ साथ संसाधन गतिशील रहते हैं, और यानी ये सभी चीज़ें संसाधनों की आधारभूत संकल्पनाओं में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, संसाधन होते नहीं बल्कि वे बनते हैं, ये बाकी किसका है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे करेक्ट आंसर जिमरमैन रहेगा। जो स्टेटमेंट है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि वे बनते हैं, तो ये स्टेटमेंट आपका जिमरमैन का है, यानी रिसोर्सेज आर नॉट दे, सॉरी, जो आपका
रिसोर्सेज आर नॉट दे बीकम। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका डॉक्टर जिमरमैन का है, लेकिन इसमें संशोधन किया था डॉक्टर बाउमैन ने। बाउमैन के अकॉर्डिंग ये है कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। किसके द्वारा? मानवीय सहयोग के द्वारा। अगर मानवीय सहयोग का टर्म्स ऐड हो जाए तो वो आपका बाउमैन का है, लेकिन ये जो रियल स्टेटमेंट है ये आपका संसाधन होते नहीं बल्कि वे बनते हैं, ये आपका जिमरमैन का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए जिमरमैन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से किस विद्वान ने किसी प्रदेश में जनसंख्या और संसाधनों के मध्य मध्य संबंधों को स्पष्ट किया? यानी कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने जनसंख्या और उसके उस जनसंख्या वाले क्षेत्र में कितना संसाधन है उनके बीच में संबंध स्पष्ट किए थे? ऑप्शन ए जेलेंस्की, एकरमन, जिमरमैन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का वो आपका एकरमैन रहेगा। ठीक है, एकरमैन ने संसाधन और जनसंख्या के बीच के रिलेशंस को कोडिफाई किया था अपनी किताबों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एकरमैन ने विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी 5। ठीक है, एकरमैन ने टोटल जनसंख्या संसाधन वाले विश्व के 5 प्रदेशों में बांटा था विश्व को जनसंख्या संसाधन वाले। अब ये 5 प्रदेश कुछ इस तरीके से हैं। तो एकरमैन ने 5 जनसंख्या या रिसोर्स रीजन में बांटा था पूरे विश्व को। पहला था आपका यूएसए टाइप। यूएसए टाइप वाले रीजन में आपका यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सारी विकसित देश आ जा रहे थे। यूएसए टाइप वाले जो रीजन होता है वहाँ पे क्या होता है कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन पाया जाता है, नहीं अधिक संख्या में पॉपुलेशन है नहीं कम है जनसंख्या। ठीक है, यानी ऑप्टिमम अनुकूलतम जनसंख्या है, उसके साथ साथ उनका जो आपकी टेक्नोलॉजी है बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजी वो यूज करते हैं। रिसोर्सेज भी उन पे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, वो अपने रिसोर्सेज भी यूज करते हैं उसके साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर, क्योंकि उनकी बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो दूसरे रीजन के भी रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पाया जाता है। तो ये हो गया पहला यूएसए टाइप रिसोर्स रीजन। दूसरा अगर मैंने बताया यूरोपियन टाइप रिसोर्स रीजन, यहाँ पर भी हाई टेक्नोलॉजी पाई जाती है, लेकिन यहाँ फ़र्क इतना है कि यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, जनघनत्व है, वो अनुकूल नहीं है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे जो सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे इसमें जो यूरोपियन टाइप वाले क्लाइमेट में जितनी कंट्रीज़ आती हैं वो हैं आपका यूरोपियन कंट्रीज़, उसके साथ साथ साउथ कोरिया, सिंगापुर, जापान, ये सारी कंट्रीज़ आपके यूरोपियन टाइप के रिसोर्स रीजन का पार्ट बनती हैं। इस तरीके से तीसरा है तीसरे टाइप का आपका जनसंख्या संसाधन प्रदेश होता है ब्राज़ीलियन टाइप। यानी यहाँ पर जनसंख्या है, हाई जनसंख्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उसके सापेक्ष में रिसोर्सेस यानी संसाधन भी ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर संसाधन भी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे समस्या है टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी नहीं है। यहाँ पर जो यूएसए टाइप की टेक्नोलॉजी है, यूएसए टाइप के रीजन्स के लोग हैं, वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी लेके यहाँ के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी अच्छी लेवल की नहीं है, रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये जो कंट्रीज़ हैं जैसे ब्राज़ील, वेनेजुला, अर्जेंटीना, क्यूबा, इन सब कंट्रीज़ को ब्राज़ीलियन टाइप की जनसंख्या संसाधन प्रदेश में रखा जाता है। चौथे टाइप का अगर मैंने डिवाइड किया है इजिप्शियन टाइप का आपका रिसोर्स रीजन, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत ही लो लेवल की है। जैसे इजिप्ट, मोरक्को, ग्रीस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। ठीक है, ये सारी कंट्रीज आपके इजिप्शियन टाइप के रिसोर्स रीजन का पार्ट बनती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है पांचवा टाइप का रिसोर्स रीजन है आपका आर्कटिक टाइप, यानी इससे फ्यूचर में एक्सप्लोर किया जा सकता है। अभी यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, अभी संसाधन नहीं है, लेकिन बाद में इस भविष्य में टेक्नोलॉजी के बल पे इन रिसोर्सेज को यूज किया जा सकता है आर्कटिक वाले रीजन्स पे। ठीक है, जैसे आर्कटिक डिजर्ट टाइप का ये क्लाइमेट रीजन है, जिसके कुछ जैसे अंटार्कटिका का पोर्सन इसमें आ जाएगा, नॉर्थ अमेरिका वाला पोर्सन जिस पे बर्फ़ पट जमी हुई है, या यूरेशिया वाला पोर्सन, सहारा के मरुस्थल, जो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है उसके मरुस्थल, चिली, पैटागोनिया, ये सभी जो मरुस्थल हैं वो भी आर्कटिक टाइप के रीजन्स का पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से एकरमैन ने विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। वे संसाधन जिनमें जीवन मिलता है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भौतिक संसाधन, जैविक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन या ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी यानी बायोटिक रिसोर्सेज या जैविक संसाधन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 से आगे स्टार्ट करेंगे। सारे क्वेश्चन अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आप केवल ये 2 वीडियो देखिएगा, आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए।
ताकि जो नया वीडियो बन सके उसमें उतनी एनर्जी से अच्छे दूसरे वीडियो बना सकूं। आपके जो सभी यूनिट्स के वीडियोस हैं वो लगभग 4 से 3 3 अक्टूबर से पहले कोशिश करूंगा कि उससे पहले सभी यूनिट आपकी कंप्लीट करा दी जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।